जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। ये शब्द हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, और आज ये शब्द न्यूयॉर्क शहर में चल रही एक बहुत ही अहम बहस, उसकी पृष्ठभूमि में गूंज रहे हैं। नमस्कार, और हमारी आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक काफी जटिल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। न्यूयॉर्क शहर में जातिगत भेदभाव की जो हकीकत है और उसे ठीक करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कानून लाने की बात हो रही है। हमारी ये चर्चा द क्विंट में छपे एक लेख पर आधारित है। ये लेख इस मुद्दे के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डालता है, तो हम उसी के जरिए इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद यही है कि इस समसामयिक और जरूरी सामाजिक न्याय के मुद्दे की परतें खोली जाए। और हाँ, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये विषय काफी प्रासंगिक हो सकता है। ये नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय और भारतीय डायस्पोरा जैसे मुद्दों से जुड़ता है। मतलब जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिहाज से इसे देखा जा सकता है। हम देखेंगे कि जमीनी हकीकत क्या है और ये जो नया कानून है वो क्या बदलाव ला सकता है। बिल्कुल। न्यूयॉर्क शहर हम सब जानते हैं, अवसरों की भूमि, सपनों का शहर कहा जाता है। लेकिन इसकी जो चमक दमक है, उसके पीछे एक ऐसी सच्चाई भी है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। मतलब दक्षिण एशिया की जो सदियों पुरानी जाति व्यवस्था है, वो एक तरह का सामाजिक ढांचा, वो यहाँ भी जिंदा है, न्यूयॉर्क में भी, और अपना असर दिखा रही है। कभी दफ्तरों में, कभी क्लासरूम में, कभी आस पड़ोस में, बहुत ही सूक्ष्म तरीकों से, मतलब सटल वेज में, या कभी कभी तो बिल्कुल खुलकर सामने आता है ये भेदभाव। द क्विंट के लेख की लेखिका, जो खुद एक हाशिए पर रखे गए समुदाय से आती हैं, वो अपने निजी अनुभवों से इस मुद्दे की गंभीरता बताती हैं। वो लिखती हैं कि कैसे न्यूयॉर्क की विविधता और अवसरों के नीचे भी जाति आधारित जो पूर्वाग्रह हैं वो पनप रहे हैं। और ये उस अमेरिकी सपने के बिल्कुल उलट है ना, जहां ये माना जाता है कि आपका जन्म आपका भविष्य तय नहीं करेगा। तो न्यूयॉर्क में ये भेदभाव असल में दिखता कैसा है? क्या लेख में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कहाँ और कैसे? हाँ, लेख में कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे जैक्सन हाइट्स जैसे इलाके हैं, या फिर मैनहट्टन के जो हाईटेक दफ्तर हैं, वहां भी सुनने में आता है कि लोगों के सरनेम देखकर, मतलब उपनाम देखकर, उनकी जाति का अंदाजा लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, और फिर कार्यस्थल पर कुछ सहकर्मियों को जानबूझकर अलग थलग किया जाता है, या कभी-कभी जाति के आधार पर मकान देने से ही मना कर दिया जाता है। ये बातें तो शायद कई लोगों को चौंका देंगी जो न्यूयॉर्क में रहते हैं। बिल्कुल। और इसी जमीनी हकीकत को बदलने के लिए न्यूयॉर्क की राजधानी अल्बेनी में एक महत्वपूर्ण कोशिश चल रही है। 2 बिल पेश किए गए हैं विधानसभा में, बिल A6920 और सीनेट में बिल S6531। A6920 और S6531, ठीक है। इनका सीधा सा मकसद है कि न्यूयॉर्क का जो मानवाधिकार कानून है, ह्यूमन राइट्स लॉ, उसमें जाति यानी कास्ट को एक संरक्षित श्रेणी, प्रोटेक्टेड कैटेगरी के तौर पर शामिल किया जाए। अच्छा, मतलब जैसे नस्ल, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव गैरकानूनी है, वैसे ही जाति के आधार पर भी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल वही। उसे स्पष्ट रूप से गैरकानूनी बनाना। और इन बिलों को लाने वाले लोग भी महत्वपूर्ण हैं। असेंबली सदस्य हैं स्टीवन रागा, जो न्यूयॉर्क विधानमंडल में चुने गए पहले फिलिपिनो अमेरिकी हैं। और सेनेटर हैं जेम्स सैंडर्स जूनियर, जो क्वींस से आते हैं और आर्थिक न्याय के लिए काफी समय से काम कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव की बात नहीं है, ये न्यूयॉर्क के उस इतिहास से भी जुड़ता है जहां उसने हमेशा नागरिक अधिकारों का दायरा बढ़ाया है। ये दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि ये कानून अब क्यों इतनी तेजी पकड़ रहा है? अचानक ऐसा क्या हुआ? लेख में शायद कुछ कारण बताए गए हैं। हाँ, लेख इशारा करता है कि 3 बड़े कारण हैं जिन्होंने मिलकर इसके लिए एक तरह से जमीन तैयार की है। पहला है एक बहुत अहम कानूनी मिसाल। कानूनी मिसाल? ये कौन सी? कैलिफोर्निया वाला कोई मामला था? हाँ बिल्कुल, पहला फैक्टर यही है, फेडरल कोर्ट्स का, मतलब संघीय अदालतों का एकदम स्पष्ट रुख। 18 जुलाई 2025 को कैलिफोर्निया के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन यानी HAF नाम की एक संस्था है, उसने कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग CRD के खिलाफ केस किया था, उसे खारिज कर दिया गया। अच्छा, HAF का केस खारिज हो गया। उनका तर्क क्या था? HAF का तर्क था कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ कानून बनाना
उनके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन अदालत ने उनके तर्कों को न सिर्फ खारिज किया बल्कि उन्हें पूरी तरह से अविश्वसनीय यानी होली इनक्रेडिबल कहा। अदालत ने यह भी नोट किया कि HAF की बातें आपस में ही विरोधाभासी थीं। एक तरफ वो कह रहे थे कि जाति हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है और दूसरी तरफ कह रहे थे कि जाति विरोधी कानून हिंदू धर्म में दखलंदाजी है। ये तो विरोधाभासी है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, इस फेडरल कोर्ट के फैसले ने एक सिद्धांत स्थापित किया जिसे कुछ कानून के जानकार जाति कानून में न्यायिक संघवाद कह रहे हैं, मतलब जुडिशियल फेडरलिज्म इन कास्ट लॉ। ओके, इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसका सीधा मतलब ये है कि फेडरल कोर्ट सब राज्यों को ये अधिकार दे रहे हैं कि वो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किए बिना जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अपने कानून बना सकते हैं। अदालत ने साफ कहा कि राज्यों को ऐसा करने का पूरा अधिकार है। तो न्यूयॉर्क के लिए इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ी कानूनी रुकावट हट गई। शायद इसी तरह की रुकावट की वजह से कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने अक्टूबर 2023 में वहां के बिल SB 403 को वीटो कर दिया था। समझ गया। तो कानूनी रास्ता साफ होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ कानून बनने से तो सब कुछ नहीं होता। दूसरा फैक्टर कॉर्पोरेट जगत से जुड़ा बताया गया है, खासकर वो 2020 का सिस्को मुकदमा। उसका क्या रोल है इसमें? हाँ, बिल्कुल। दूसरा अहम फैक्टर है कॉर्पोरेट अमेरिका का बदलता रवैया। 2020 में जब कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने टेक कंपनी सिस्को पर केस किया। हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। आरोप ये था कि कंपनी के जो उच्च जाति के मैनेजर थे, उन्होंने एक दलित इंजीनियर के साथ जातिगत भेदभाव होने दिया। ये केस कॉर्पोरेट जगत के लिए एक वेकअप कॉल जैसा था। इसके बाद हमने देखा कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी ने अपनी ग्लोबल पॉलिसी में साफ तौर पर जातिगत भेदभाव पर रोक लगाई। अच्छा, एप्पल ने किया? जी। और अमेज़न, गूगल जैसी कंपनियों ने अपनी नीतियों में वंश यानी एंसेस्ट्री जैसी एक व्यापक श्रेणी को शामिल किया, जिसमें शायद जाति भी आ सकती है। लेकिन शायद क्यों? उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वंश या एंसेस्ट्री एक काफी अस्पष्ट शब्द हो सकता है। मतलब ये साबित करना मुश्किल हो सकता है कि भेदभाव असल में जाति के ही आधार पर हुआ है। इसीलिए कई कंपनियां अभी भी सीधे जाति शब्द इस्तेमाल करने से हिचक रही हैं और यहीं पर राज्य के कानून की जरूरत महसूस होती है। एक ऐसा कानून जो साफ साफ जाति को शामिल करे, इस अस्पष्टता को दूर करे। इससे नीतियां लागू करना भी आसान होगा। सही बात है। कॉर्पोरेट नीतियां एक कदम है, पर स्पष्ट कानून शायद ज्यादा असरदार हो। और तीसरा फैक्टर था सियाटल शहर का उदाहरण। उन्होंने तो ऐसा कानून पहले ही बना लिया है ना? हाँ, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सियाटल का कदम। वो आगे बढ़े। 2023 में सियाटल अमेरिका का पहला शहर बन गया जिसने अपने अध्यादेश में जातिगत भेदभाव पर साफ तौर पर रोक लगाई। इसने न सिर्फ एक मिसाल कायम की बल्कि एक कानूनी खाका, एक टेम्पलेट भी तैयार कर दिया जिसे न्यूयॉर्क जैसे राज्य देख सकते हैं, अपना सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि सियाटल का जो नागरिक अधिकार ऑफिस है वो इस अध्यादेश के तहत शिकायतें ले भी रहा है और उनका सफलतापूर्वक निपटारा भी कर चुका है। अच्छा, मतलब ये काम कर रहा है वहाँ? जी, ये दिखाता है कि ऐसे कानून सिर्फ कागज पर नहीं है, उन्हें लागू किया जा सकता है और वो संवैधानिक रूप से भी ठीक है। इसने उन तर्कों को कमजोर कर दिया है जो कहते थे कि भाई ऐसा कानून बनाना संभव नहीं है या व्यावहारिक नहीं है। इन सब फैक्टर्स के साथ न्यूयॉर्क की अपनी जो आबादी है, डेमोग्राफिक्स, वो भी इस मुद्दे को बहुत अहम बना देती है। न्यूयॉर्क शहर में एशियाई आबादी बहुत बड़ी है, करीब 15 लाख, शहर का 16% हिस्सा। हाँ, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को देखें तो भारतीय मूल के लोगों की संख्या 7 लाख से भी ज्यादा है। ये शायद दक्षिण एशिया के बाहर सबसे बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी है। निश्चित रूप से। और ये आंकड़े इस मुद्दे को और भी ज्यादा आप कह सकती हैं रेलेवेंट बनाते हैं। हालांकि जाति के आधार पर बिल्कुल सटीक डेटा मिलना मुश्किल है, पर रिसर्च बताती है कि भारत से जो प्रवासी आते हैं उनमें 90% से ज्यादा तथाकथित प्रमुख जातियों से होते हैं। अच्छा, 90% से ज्यादा? हाँ, लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क में हाशिए पर रखे गए जाति समुदायों के सदस्यों की संख्या हजारों में है, ऐसा अनुमान है। तो ये कोई काल्पनिक या दूर की बहस नहीं है, ये हजारों लोगों का रोजमर्रा का अनुभव हो सकता है। और कॉर्नेल लॉ स्कूल के जो शोधकर्ता हैं वो इसी अनुभव का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। वो न्यूयॉर्क के दफ्तरों में, शिक्षण संस्थानों में और यहाँ तक कि हाउसिंग मार्केट में भी जाति आधारित बहिष्कार के जो पैटर्न हैं उन्हें सामने ला रहे हैं।
उनके शोध में वैसे ही उदाहरण आ रहे हैं जिनकी फुसफुसाहट लेखिका ने अपने समुदाय में सुनी है। जैसे कोई एम्प्लॉयर है जो सरनेम देखकर भर्ती का फैसला कर रहा है, या सहकर्मी है जो दलित इंजीनियरों को जानबूझकर सोशल गैदरिंग से या जरूरी अनौपचारिक नेटवर्किंग से बाहर रख रहे हैं, या मकान मालिक हैं जो किराएदारों की जाति जानने के लिए अजीब से सूक्ष्म तरीके अपना रहे हैं। क्वींस जैसे इलाके जहां कई काउंसिल जिलों में एशियाई आबादी 10 से ज्यादा है, वहां ये पैटर्न पूरे समुदाय पर असर डालते हैं। जाहिर है, जब भी ऐसे किसी बदलाव की बात होती है तो उसका विरोध भी होता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि भाई जो मौजूदा कानून है, जैसे वंश या एंसेस्ट्री के आधार पर भेदभाव रोकने वाले, वो काफी हैं। और एक बड़ा तर्क ये भी दिया जाता है कि ये कानून गलत तरीके से सिर्फ हिंदुओं को निशाना बना रहा है। इन बातों का क्या जवाब दिया जा रहा है? हाँ, ये दोनों तर्क अक्सर सामने आते हैं और इनका खंडन किया गया है तथ्यों और कानूनी दलीलों के आधार पर। पहला कि वंश वाली सुरक्षा काफी है। जैसा मैंने पहले भी कहा, कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने अपने अनुभव से पाया कि जब कानून में जाति का साफ उल्लेख होता है तो जांच जल्दी होती है और निपटारे बेहतर होते हैं। अच्छा। अस्पष्टता से क्या होता है कि पीड़ितों के लिए न्याय पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ। जब चीजें स्पष्ट होती हैं तो वकील, जज, नियोक्ता सबके लिए नियम साफ होते हैं। ठीक है। और दूसरा तर्क कि ये हिंदुओं को निशाना बना रहा है, ये तो काफी गंभीर आरोप है। हाँ, और ये ज्यादा भावनात्मक तर्क भी है। लेकिन ये दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है और अदालतों ने भी इसे खारिज किया है। बिल्कुल। देखिए, जातिगत पदानुक्रम सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है। ये दक्षिण एशिया के दूसरे धर्मों में भी, जैसे ईसाई, मुस्लिम, सिख और बौद्ध समुदायों में भी ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से मौजूद रहा है। इसलिए इसे किसी एक धर्म के खिलाफ अभियान की तरह देखना बिल्कुल गलत है। ये एक सामाजिक न्याय का मुद्दा है जो धर्म की सीमाओं से परे है। और जो हाल का फेडरल कोर्ट का फैसला था, कैलिफोर्निया वाला, उसने भी इस चिंता को सीधे सीधे संबोधित किया। अदालत ने साफ कहा कि जाति विरोधी कानून जो है वो मौजूदा भेदभाव विरोधी कानूनों की तरह ही है और वो किसी खास धार्मिक समुदाय को बदनाम नहीं करते। अदालत ने न्यूयॉर्क के यहूदी विरोधी यानी एंटीसेमिटिज्म कानूनों का उदाहरण दिया। ये कानून यहूदी समुदाय की रक्षा करते हैं बिना ईसाई धर्म पर कोई लांछन लगाए। सही उदाहरण है। उसी तरह जाति सुरक्षा कानून कमजोर समुदायों की रक्षा करेंगे बिना हिंदू धर्म या किसी और धर्म को बदनाम किए। ये स्पष्टीकरण वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, मान लीजिए ये बिल A6920 और S6531 कानून बन जाते हैं, तो जमीनी स्तर पर आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब होगा? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? इसका मतलब ये होगा कि जिन लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उनके पास निवारण के मतलब रेमेडी के ठोस और स्पष्ट रास्ते होंगे। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसका मैनेजर भर्ती के समय उसकी जाति पूछ रहा है या टीम की एक्टिविटीज से उसे बाहर रख रहा है क्योंकि वो किसी खास जाति से है, तो वो इसकी रिपोर्ट कर सकेगा और उस पर कार्रवाई की उम्मीद कर सकेगा। अभी शायद ये मुश्किल होता होगा। हाँ, अभी शायद सबूत देना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर किसी किराएदार को मकान मालिक उसके सरनेम के आधार पर या जाति से जुड़े सवाल पूछने के बाद घर देने से मना कर देता है, तो उसके पास साफ कानूनी मदद मांगने का आधार होगा। स्कूलों में भी अगर छात्र जाति आधारित उत्पीड़न या बदमाशी का शिकार होते हैं, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास जांच करने और समस्या का समाधान करने के लिए ज्यादा स्पष्ट गाइडलाइंस होंगे। तो एक तरह से ये जो छिपे हुए पूर्वाग्रह हैं, उनको कानूनी तौर पर कार्रवाई योग्य भेदभाव में बदल देगा ये कानून। व्यक्तिगत मामलों से हटकर अगर देखें तो क्या इस कानून का कोई बड़ा सांकेतिक महत्व भी है, न्यूयॉर्क शहर के लिए या शायद देश के लिए भी? हाँ, बिल्कुल है। व्यक्तिगत राहत तो मिलेगी ही, लेकिन ये कानून एक बहुत शक्तिशाली नागरिक संदेश भी भेजता है। ये कहता है कि न्यूयॉर्क की जो मशहूर विविधता है, डाइवर्सिटी, उसमें वो लोग भी पूरी तरह से शामिल हैं जिन्हें सदियों से सामाजिक पदानुक्रम में नीचे रखा गया है। ये उस वादे को पुख्ता करता है कि न्यूयॉर्क शहर असल में सबके लिए है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये न्यूयॉर्क के नागरिक अधिकारों के इतिहास की अगली कड़ी है। आप देखिए, न्यूयॉर्क 1969 के स्टोनवॉल विद्रोह के बाद LGBTQ+ अधिकारों के आंदोलन में आगे रहा। 2019 में न्यूयॉर्क पहला राज्य बना जिसने बालों की बनावट, हेयर टेक्सचर के आधार पर होने वाले भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया। उसे
क्राउन एक्ट कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। तो जातिगत सुरक्षा को कानून में शामिल करना इसी प्रगतिशील परंपरा को आगे बढ़ाता है। और हाँ, ये इलिनॉय, न्यू जर्सी जैसे दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा जहां इसी तरह के कानून बनाने पर विचार चल रहा है। तो न्यूयॉर्क का ये कदम राष्ट्रीय स्तर पर भी असर डाल सकता है। लेख में लेखिका ने इसे एक व्यक्तिगत और राजनीतिक जरूरत के तौर पर भी पेश किया है। वो अपने समुदाय से आने के अनुभव, न्यूयॉर्क के वादे और उसमें जो विरोधाभास हैं उनका जिक्र करती हैं। वो सिस्को मामले और सिलिकॉन वैली के उन 250 दलित इंजीनियरों को भी याद दिलाती हैं जिनमें 30 महिलाएं भी थीं जिन्होंने व्यवस्थागत बहिष्कार और उत्पीड़न की बात कही थी। ये सब सुनने के बाद लगता है कि ये सिर्फ कोई अकादमिक बहस नहीं है, बल्कि एक वाकई जरूरी विधायी हस्तक्षेप की मांग है। बिल्कुल सही कहा आपने। अंत में जातिगत समानता का ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ दक्षिणी एशियाई अमेरिकियों की सुरक्षा का मामला नहीं है। ये अमेरिका के उस मूल वादे को निभाने की कोशिश है कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी कीमत या उसके अवसर तय नहीं कर सकता। ये हमें डॉक्टर अंबेडकर के उन शब्दों की याद दिलाता है जिनसे आपने शुरुआत की थी। कानूनी आज़ादी तब तक बेमानी है जब तक सामाजिक आज़ादी हासिल ना हो। ये कानून उस सामाजिक स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम है। और अब जब फेडरल कोर्ट्स जाति आधारित सुरक्षा को संवैधानिक मान रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी नीतियां बदल रही हैं और सियाटल ने दिखा दिया है कि इसे लागू किया जा सकता है, तो अल्बेनी में बैठे न्यूयॉर्क के नीति निर्माताओं के पास एक सुनहरा मौका है कि वो अपने राज्य को देश के नागरिक अधिकार इतिहास के अगले अध्याय में सबसे आगे रखें। तो संक्षेप में अगर दोहराएं, आज की हमारी चर्चा न्यूयॉर्क में जातिगत भेदभाव की जमीनी हकीकत पर केंद्रित रही। हमने देखा कि कैसे प्रस्तावित कानून A6920 और S6531 इसे संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उन 3 मुख्य कारकों को समझा जो इस कानून के पक्ष में माहौल बना रहे हैं: कैलिफोर्निया कोर्ट का अहम फैसला, सिस्को मामले के बाद कॉरपोरेट जगत में बदलाव और सियाटल का सफल उदाहरण। हमने न्यूयॉर्क की बड़ी दक्षिण एशियाई आबादी के लिए इसकी प्रासंगिकता पर भी बात की। और जैसा हमने शुरू में कहा, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह विषय जीएस पेपर 1 भारतीय समाज और पेपर 2 सामाजिक न्याय भारतीय डायस्पोरा के तहत महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, ये वाकई न्यूयॉर्क के लिए एक निर्णायक मोड़ जैसा लगता है। कानूनी, कॉरपोरेट और नैतिक तीनों तरह की मिसालें एक साथ आ गई हैं। अब सवाल ये नहीं लगता कि क्या जाति को हमारे भेदभाव विरोधी कानूनों में जगह मिलनी चाहिए, बल्कि ये है कि न्यूयॉर्क के कानून निर्माता इस पर कितनी जल्दी कदम उठाते हैं। ऐसा लगता है कि अब कार्रवाई का बिल्कुल सही समय है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस विश्लेषण से श्रोताओं को, खासकर परीक्षा की तैयारी करने वालों को, इस जटिल मुद्दे, इसके सामाजिक, कानूनी आयामों और नागरिक अधिकारों के व्यापक संदर्भ को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ जिस पर वे सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं। जब सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाएं नई भौगोलिक और सांस्कृतिक जमीन पर अपनी जड़ें जमा लेती हैं, तो क्या समानता के ऊंचे आदर्श सिर्फ कहने सुनने की बातें बनकर रह जाते हैं, या फिर वे ऐसे सक्रिय वादे हैं जिन्हें निभाने के लिए समाज और कानून को अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए?